नमस्कार आप सभी के लिए। ये जो एडिटोरियल लिखा है इन दो लोगों ने लिखा है, किस रिगार्डिंग लिखा है आपको मालूम होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अभी वैक्सीन प्रोग्राम का कि इंडिया का वैक्सीन प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा है, सबकी जानकारी लेने के लिए कहाँ गए थे, सीरम इंस्टीट्यूट गए थे। ठीक है, तो उसी सबके उसमें देखा जाए तो ये एडिटोरियल लिखा गया है। और जैसा कि आप इनका टाइटल पढ़ ही पा रहे होगे, क्लियर द फोग, ड्रॉ अप द क्लियर वैक्सीनेशन पॉलिसी। धुआं को साफ करो, जो भी ड्रॉ करो कि कैसी आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी है, या आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे वैक्सीन एक साथ या तय समय सीमा के अंदर प्रोवाइड करवाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। वैक्सीन प्ले मेजर रोल इन ह्यूमन मास्टरी ओवर द इन्फेक्शियस डिसीज। एक वैक्सीन जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कब? जब आप किसी भी रोग, ऐसे मतलब इन्फेक्शन या जो संक्रमित वाले रोग हैं उनसे लड़ाई की बात हो तब। वैक्सीन कैन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी ओनली इन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल। और वैक्सीन जो भी है वो इंड्यूस करती है सिर्फ उन लोगों के अंदर जो जिनको वैक्सीन लगाई गई है। सो वैक्सीनेशन इज प्रिवेंटिव मेडिसिन। और इस प्रकार से देखा जाए तो वैक्सीनेशन एक रोकथाम वाली चीज़ है, ना कि क्योर वाली। व्हेन वैक्सीन इज रोल्ड आउट एज अ नेशनल और ग्लोबल प्रोग्राम एंड इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल आर वैक्सीनेटेड। और जब भी ये प्रोग्राम रोल्ड आउट होगा, चाहे ग्लोबल लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे, तो बहुत से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगाया जाएगा। ठीक है, increasing the proportion of people are vaccinated, herd immunity level increase and disease frequency decrease in the vaccinated population। तो उससे क्या होगा कि herd immunity बढ़ेगी, मतलब लोगों की जो इम्यूनिटी है उस कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है कोरोना के बढ़ने की वो कम होगी। द decelerated transmission of the microbe in whole community, resulting in decreasing disease frequency even in the unvaccinated segment of population, a phenomenon called herd effect of vaccination। और इससे क्या होगा कि जब लोगों को, मतलब सीधी सी बात है, जब वो सही होते जाएंगे तो फिर वो ट्रांसमिट नहीं करेंगे, तो जिन एरियाज़ में वैक्सीन नहीं भी लगाई गई उन एरिया में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसे क्या बोला जाता है? हार्ड इफेक्ट बोला जाता है इस पूरे के पूरे फिनोमेना को। डिसीज़ बर्डन एंड कंट्रोल। तो डिसीज़ जो है, बीमारी, वो किस हिसाब से बर्डन है, वो कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी प्लस हार्ड इफेक्ट। अब यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि हार्ड इम्यूनिटी क्या है और हार्ड इफेक्ट क्या है। रिड्यूस द ओवरऑल डिसीज़ बर्डन इन कम्युनिटी। ये सब रिड्यूस करेंगे ओवरऑल जो डिसीज़ बर्डन है कम्युनिटी के अंदर। इन अदर वर्ड, द डिसीज़ इज़ कंट्रोल्ड। दूसरे शब्दों में अगर ये कहें कि डिसीज़ क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। इन एपिडेमोलॉजी द कॉमन वर्ड कंट्रोल हैज़ स्पेसिफिक मीनिंग। अगर एपिडेमोलॉजी की बात करें तो कंट्रोल वर्ड का एक स्पेशल मीनिंग होता है। क्या होता है? कि डेलिबरेट रिडक्शन ऑफ द डिसीज़ फ्रिक्वेंसी टू डिजायर्ड लेवल। तो इसमें डेलिबरेट मतलब जानबूझकर क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए इस पूरी की पूरी बीमारी को। तो ये क्या कहा जाता है कि डेलिबरेटली रिडक्शन कहलाता है। कंट्रोल का पूरा मीनिंग वो है। फॉर एविडेंस डिसीज फ्रिक्वेंसी मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड बोथ एट बेसलाइन एंड ऑन गोइंग बेसिस थ्रू सिस्टमेटिक सर्विलांस। और जो भी है, जब वैक्सीनेशन होगा तो उसका क्या होगा? जो डिसीज़ की जो फ्रिक्वेंसी है उसको बेसलाइन बेसिस, मतलब सीधी सी बात है, उसको फॉलो किया जाएगा। सो कंट्रोल इंटरवेंशन इंक्लूड अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड डिसीज सर्विलांस। तो जो कंट्रोल इंटरवेंशन होगा उसमें दोनों चीज़ें होंगी कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के आधार पर काम कर रहा है और साथ ही साथ सर्विलांस भी लगाया जाएगा कि डिसीज़ किस हिसाब से काम कर रही है। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंट्रोल इज एलिमिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रोब इन वोल कंट्री। और अगर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंट्रोल की बात करें तो उसमें यही होगा कि एलिमिनेट कर दो पूरे के पूरे वायरस को कंट्री से। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मीजल्स एंड रूबेला हैव बीन एलिमिनेटेड इन श्रीलंका थ्रू सस्टेन्ड वैक्सीनेशन अचीविंग हाई कवरेज। तो यहाँ पर जैसे कि दो ये वायरस हैं थे, मीजेला एंड रूबेला, दोनों को ही श्रीलंका ने क्या किया? अपने कंट्री से बाहर कर दिया। और ये किस चीज़ का नतीजा थे? ये इस चीज़ का नतीजा थे कंटिन्यूसली जो वैक्सीनेशन प्रोसेस थी वहाँ पर चल रही थी। एरेडिकेशन इज ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस
इन्फेक्शियस डिसीज, जो एरेडिकेशन मतलब खत्म करना, ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। तो जब आप पूरी की पूरी वैश्विक रूप से उसका समाप्त कर दोगे उस चीज़ को, तो वो क्या कहलाएगा आपका एरेडिकेशन। इन समरी द हायरार्ची ऑफ द ह्यूमन मास्टरी, हायरार्ची का अगर मालूम हो आपको तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ का जुड़ा होना या एक चेन में एक सहसंबंध स्थापित होना। ह्यूमन मास्टरी ओवर इन्फेक्शियस microbe using the vaccine range from individual protection and community control to elimination and eradication। तो ह्यूमन की जो मास्टरी है या जो हायरार्ची है, कहाँ कहाँ से कि खुद का प्रोटेक्शन करो, फिर कम्युनिटी कंट्रोल को रोको, फिर एलिमिनेशन करो, फिर साथ ही साथ एरेडिकेशन करो। तो ये पूरी की पूरी बात आई होप आप सब क्लियर हो गया होगा, क्या एलिमिनेशन है क्या एरेडिकेशन है, क्योंकि ये सब चीज़ें इन्होंने पहले ही दर्शाई हैं। सो फॉर अभी तक स्मॉल पॉक्स एंड कैटल प्लेग हैव बीन एरेडिकेटेड यूजिंग देयर रिस्पेक्टिव वैक्सीन्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्मॉल पॉक्स और कैटल प्लेग इन दोनों को एरेडिकेट मतलब ग्लोबल लेवल से क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, यूजिंग देयर रेस्पेक्टिव वैक्सीन, उनकी वैक्सीन का यूज़ करते हुए। सेवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाज एरेडिकेटेड इन 2003 विदाउट अ वैक्सीन। और जो सार्स की बात करें तो 2003 में बगैर किसी वैक्सीन के ही खत्म कर दिया गया था। यूजिंग नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन और एनपीआई, सिस्टमेटिक केस डिटेंशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड क्वारंटीन। तो यहाँ पर जो सार्स को ख़त्म किया गया था उस वो कैसे ख़त्म किया गया था कि सिस्टमेटिकली डिटेक्ट किया गया और फिर धीरे धीरे क्या किया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई और फिर उसको एरेडिकेट या ख़त्म कर दिया गया। Contact tracing and quarantine success was possible because virus transmission occurred only after individual developed fever। तो यहाँ पर हो सकता है ये हो कि वायरस तभी डेवलप करता था उस केस में कि जब किसी को फीवर होता था तभी वो वायरस डेवलप होता था, नहीं तो नहीं। हिस्ट्री ऑफ द ट्रेवल फ्रॉम अफेक्टेड कंट्री एंड फीवर स्क्रीनिंग आइडेंटिफाई पोटेंशियली इन्फेक्टियस पर्सन हु वर क्वारंटीन फॉर ब्रेकिंग ट्रांसमिशन चेन। तो यहाँ पर उन सबको क्या कर दिया गया था, क्वारंटीन कर दिया गया था। कोविड नोवल कोरोना वायरस ट्रांसमिशन अकर फ्रॉम इन्फेक्टियस पर्सन बिफोर ऑनसेट ऑफ फीवर एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड बट टोटली असिम्टोमेटिक इंडिविजुअल। तो यहाँ पर लेकिन कोरोना वायरस के केस में अलग केस है कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी मतलब असिम्टोमेटिक पर्सन भी वो क्या कर सकता है, ट्रांसमिशन कर देता है इस टाइप के वायरस का। सो वी कैन नॉट स्टॉप ट्रांसमिशन, और यही कारण है कि हम इस ट्रांसमिशन को स्टॉप भी नहीं कर सकते। बट विथ एनपीआई, फेस मास्क, हैंड हाइजीन एंड अवॉइडिंग क्राउड वी कैन रिटार्ड ट्रांसमिशन। तो ये सब चीज़ें हम करके ट्रांसमिशन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वैक्सीन कैंडिडेट्स इन इंडिया, 3 COVID vaccine have claimed about 90 to 95% protective efficiency. VNT, Pfizer Biotech और MR Moderna एंड स्पुतनिक 5 गेमेलिया इंस्टीट्यूट। तो ये कुछ वैक्सीन है जो ये क्लेम करती हैं कि 95% तक इनकी वैक्सीन क्या है, कारगर साबित होती है। होपफुली दे विल सून गेट रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल यूज इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्री ऑफ ओरिजिन। और यहाँ पर आशा है कि ये सभी वैक्सीन जो 95% का क्लेम करती हैं ये बहुत जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन ले लेंगी अपने जो भी कंट्री है इनका रेस्पेक्टिव कंट्री जहाँ से ये बिलोंग करती हैं। स्पुतनिक 5 इज अंडर फेज 3 वैक्सीन ट्रायल इन इंडिया बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। तो जो स्पुतनिक 5 है वो रेड्डी लेबोरेटरीज के फेज 2 फेज 3 ट्रायल में काम कर रही है अभी। अनदर वैक्सीन चार्डोएक्स and COVID-19 Oxford AstraZeneca, manufactured under the license by Serum Institute of India as Covishield, is undergoing phase 2 phase 3 trial in India। और ये भी phase 2 phase 3 ट्रायल में चल रही है। The likelihood of Sputnik 5 getting registration in India is probably high। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि लाइकलीहुड टू स्पुतनिक गेटिंग रजिस्ट्रेशन इन इंडिया इज प्रोबेबली हाई, तो स्पुतनिक 5 के रजिस्ट्रेशन के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं पॉसिबली बिफोर एंड 2020, और हो सकता है उसे 2020 के पहले ही रजिस्ट्रेशन मिल जाए। एन इंडिजीनियस वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन भारत बायोटेक फाउंड सेफ एंड इम्यूनोजेनिक फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल इज नाउ अंडर फेज 3 ट्रायल।
और भारत बायोटेक का भी जो फेज 3 ट्रायल क्या हो रहा है, रन कर रहा है, उसकी वैक्सीन का क्या नाम है, कोवैक्सीन नाम है। If found safe, effective, it will hopefully get registration in first and second quarter of 2020। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे भी क्या होगा, जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ता में, नए साल में उसको भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। Should vaccination be used in India as a preventive medicine for individual protection? क्या वैक्सीनेशन को इस हिसाब से यूज करना चाहिए इंडिया में एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, कम्युनिटी कंट्रोल और एलिमिनेशन? तो इन सब चीज़ों के लिए अब ये कंट्रोल, एलिमिनेशन, प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज इंडियाज कॉल, व्हाट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री? और ये इंडिया की कॉल है कि क्या राष्ट्र के हित में है। इन इंडियाज नेशनल यूनिवर्सिटी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पॉलिसी इज डिफाइंड वैक्सीन procured and supplied by the union government and vaccination implemented by the state government। तो यहाँ पे इन इंडिया की जो नेशनल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है यूआईपी, वो पॉलिसी डिफाइंड करती है कि वैक्सीन को कैसे खरीदना है, कैसे सप्लाई करना है और कैसे उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल रहेगा। ये सब चीज़ें उसमें डिफाइन की गई हैं। सो पॉलिसी डेवलपमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो पॉलिसी डेवलपमेंट है वो किसका फंक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट मस्ट इम्प्लीमेंटेड द एक्शन प्लान इमरजेंसी फ्रॉम पॉलिसी, और स्टेट को वो इम्प्लीमेंट ही करना पड़ता है। स्टेट हैव द फ्रीडम टू सरपास पॉलिसी लिमिट इफ नो फंड इज शॉर्ट। तो यहाँ पर स्टेट हैव, उसके पास फ्रीडम है कि टू सरपास पॉलिसी लिमिट, की पॉलिसी लिमिट को वो आगे तक बढ़ा दे। इफ नो फंड इज शॉर्ट, अगर किसी भी प्रकार का फंड नहीं मांगा गया है तो। देयर आर द प्रेसिडेंट दिल्ली यूज द measles, mumps, rubella vaccine when central government policy was only for measles vaccine, and Sikkim unilaterally used human papillomavirus vaccines to prevent सर्वियल कैंसर एंड वुमेन। तो यहाँ पर जो मतलब दिल्ली की बात करें तो मीजल्स के लिए ही पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, बाकी रूबेला और इन सब के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ही चीज़ों को रन करवाया। दूसरी बात करें कि जो सिक्किम में है उसमें भी जो सर्वियल कैंसर होता है वुमेन्स के लिए, उसमें भी सिक्किम ने खुद ही अपना रोल निभाया। फिफ्थ क्या है, मिक्स सिग्नल। A comprehensive vaccination policy is yet to be emerged as evidence by the divergent view of expressed by different dignitaries। तो यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव वैक्सीन पॉलिसी है कि सभी को एक बड़े व्यापक तौर पर कैसे वैक्सीनेशन किया जाए, उसके जो एविडेंस देखने को मिलते हैं वो अलग अलग तथ्य, अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं बड़े बड़े डिग्निटरीज द्वारा। ऑन अक्टूबर 2022 सॉरी ऑन अक्टूबर 22 2022 ओके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस एनडीए's बिहार इलेक्शन मैनिफेस्टो। द एनडीए गवर्नमेंट इन बिहार हैज सेट एग्जाम्पल बिफोर कंट्री इन फाइट अगेंस्ट कोरोना। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, उनने अनाउंस किया था कि एनडीए's बिहार इलेक्शन मैनिफेस्टो, एनडीए के जो बिहार इलेक्शन के मैनिफेस्टो में था उसमें इन सब वैक्सीनेशन की चर्चा की गई थी। तो आप समझ सकते हो कैसे अलग अलग लोग क्या क्या बोल रहे हैं। और अगर आप अवेयर हो तो आपको मालूम होगा, कहा था कि भाई हर किसी को वैक्सीन देंगे टाइप का एक नारा दिया था बीजेपी ने। इट इज अवर रिजॉल्व दैट वन द वैक्सीन हैज बीन क्लियर्ड बाय द आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वी विल मेक अवेलेबल टू पीपल ऑफ बिहार फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें ये कहा था कि अगर आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी वैक्सीन की तो पीपल ऑफ बिहार को ये फ्री दी जाएगी। नोट दैट फॉक्स पास, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इज क्लियरिंग एजेंसी नॉट आईसीएमआर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि जो ड्रग कंट्रोलर और डीसीजीआई ड्रग को क्या करती है, वो करती है अथॉरिटी देती है, ना कि ये सब आईसीएमआर। ऑन नवंबर 3 द यूनियन हेल्थ secretary said in press conference, union health ministry has asked state government to refrain from making isolated plan for vaccine distribution। तो यहाँ पर
जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी थे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा कि आप अपना जो खुद का प्लान है वो बनाना बंद कीजिए, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को ही फॉलो कीजिए। तो द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट अप committee on vaccine administration. States were asked to set up committee under the chief secretary of each state to ensure time bound implementation of union government direction। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें ये निर्धारित किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए और जो भी यूनियन गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन का ही व्यवस्था करें। ऑन नवंबर 19 द पुडुचेरी चीफ मिनिस्टर अनाउंस कोविड-19 वैक्सीनेशन विल बी प्रोवाइड फ्री अंडर द स्टेट बजट। तो यहाँ पर पांडिचेरी या पुडुचेरी के जो वो हैं गवर्नर, उन्होंने ये कहा कि स्टेट के बजट से सबको फ्री वैक्सीनेशन कराया जाएगा। अगर नवंबर की बात करें 20 की, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आइडेंटिफाई प्रायोरिटी सीक्वेंस फॉर वैक्सीनेशन, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कि जो प्राथमिक तौर पर किन्हें वैक्सीन दी जाएगी। उनमें थे हेल्थ केयर वर्कर, कोरोना वायरस थे, सिटीजन अबाउट 65 ईयर थे, दोज बिटवीन 50 एंड 65 जो 50 से 65 वर्ष तक के जो सिटीजन्स थे उनके लिए, दोज बिटवीन 50-60, दोज बिलो 55 वो है कोमॉर्बिडिटी, और जो सिटीजन जो बिलो है उनके लिए वो कोमार्बिडिटीज, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो इन्होंने कुछ प्राथमिकताएं जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने निश्चित कर दी। एंड फाइनली जनरल पब्लिक वर्कर इन एसेंशियल सर्विस आर मिस्ड आउट। तो जो जनरल पब्लिक वर्कर्स थे और जो एसेंशियल सर्विस वाले थे उनको क्या कर दिया, मिस कर दिया। दिस रिप्रेजेंट अ प्रिवेंटिव मेडिसिन अप्रोच। Obviously, the government has not considered public health goal of control of eliminations। तो यहाँ पर इनका ये कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट इस बात को नहीं ध्यान दे रही है कि उसको एलिमिनेट करना है, बल्कि उसकी अलग अलग पॉलिसी दिखाई दे रही हैं अभी तक के हिसाब से। अब अनआंसर्ड पॉलिसी इशू, फॉर्चुनेटली भाग्यवश द थ्री फ्रंट रनिंग वैक्सीन फॉर इंडिया, 3 फ्रंट चल रहे हैं वैक्सीन के लिए इंडिया के अंदर। सबसे पहले स्पुतनिक 5, कोविशील्ड, कोवैक्सीन नीड ओनली द स्टैंडर्ड cold chain available to UIP except that any new vaccine will require significant additional cold chain space। तो यहाँ पर UIP की उसको ज़रूरत पड़ेगी, बजाय इसके कि अगर कोई उससे अच्छा माहौल आ जाए वैक्सीनेशन पॉलिसी के लिए। माहौल से मतलब क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज बनाई जाती है कि वैक्सीन कहाँ रखी जाएगी और जहाँ पहुँचना है वो तब तक कोल्ड स्टोरेज में रहे, तो ये सब चीज़ें। तो अभी UIP चेन ही सबसे मददगार है जब तक कि कोई नई व्यवस्था नहीं आ जाती। ऑल वैक्सीन एंड UIP आर अवेलेबल इन प्राइवेट सेक्टर टू, और ये प्राइवेट सेक्टर में भी मौजूद रहेंगी पब्लिक सेक्टर के साथ साथ। अंडर UIP वैक्सीन अट्रैक्ट नो यूज़र फी, कोई यूज़र फी उसमें लगेगी नहीं, बट द प्राइवेट सेक्टर विल द बेनिफिशियरीज। तो यहाँ पर लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होगा। विल दिस स्टाइल वी मेंटेन फॉर कोविड-19 वैक्सीन ऑल्सो, क्या ये स्टाइल जो है वो कोविड-19 के वैक्सीन में भी यही फॉलो किया जाएगा। विल इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स्ड द रेसिपिएंट ऑफ वैक्सीन इन द प्राइवेट सेक्टर, क्या जो मतलब इंश्योरेंस कंपनी है वो रीइंबर्स करेंगी जो भी रेसिपिएंट है प्राइवेट सेक्टर से जब वैक्सीनेशन कराएंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इशू इज़ वेदर वैक्सीन शुड बी कन्फाइंड टू ओनली अनएफेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर क्या जो पॉलिसी इशू है, क्या वैक्सीनेशन शुड बी कन्फाइंड टू ओनली अनएफेक्टेड इंडिविजुअल, क्या सिर्फ उनके लिए लगेगा या उनके बीच ही सीमित रहेगा जिनको अनअफेक्ट हुआ है या जो कोरोना से पीड़ित नहीं है। और शुड इट बी फॉर पीपल्स, और क्या या फिर ये उन सभी पीपल्स को लगाया जाएगा जो इससे पीड़ित हैं या पीड़ित नहीं है, मतलब संक्रमित हुए या नहीं हुए। ठीक है। इन द फर्स्ट केस हाउ शुड अनएफेक्टेड इंडिविजुअल बी आइडेंटिफाई। तो सबसे पहली बात, अगर आप अनएफेक्टेड को लगाओगे तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि अनएफेक्टेड है। ऑल टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ इन्फेक्टेड सब्जेक्ट आर अवेलेबल ऑन
computer data waste, and that is one way to identify those who are already infected. तो यहाँ पर एक ही चीज़ है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये वन वे है कंप्यूटर डेटा को मेंटेन करके, और यही एक रास्ता है कि आप इससे क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो इन लोगों को. फॉर अदर, should COVID-19 antibody or T cell immunity be tested for reserving vaccination for non-immune person? और जो क्या क्या मतलब जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है या टी सेल इम्यूनिटी टेस्ट होता है, वो उसके थ्रू आप क्या करोगे कि उसकी इम्यूनिटी की जांच करोगे. तो व्हाट विल बी द पॉलिसी फॉर वैक्सीनेशन चिल्ड्रन? तो फिर यहाँ पर जो चिल्ड्रन के लिए वैक्सीनेशन की पॉलिसी है उसका क्या होगा? Will not vaccinating teacher and student make school reopening safe? क्या अगर आप टीचर और बच्चों को बगैर वैक्सीनेशन करके और उनको स्कूल ओपन करने की इजाज़त दे दोगे तो क्या वो सेफ रहेगा? Many senior citizens are protected from exposure to infection by cocooning with home. How will they be reached at home? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, बहुत से लोगों को अभी क्या है, कोविड-19 के कारण बहुत से लोगों को बंद करने के लिए कहा गया है. तो हाउ विल दे बी रीच एट होम? क्या उनके लिए वो घर पर पहुँचेगी? इफ कोविड-19 कंट्रोल इज पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, ये कोविड-19 का कंट्रोल, अब ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, इन्होंने पहले समझा रखा है, आप अगर हो समझ रहे हो तो. कोविड कंट्रोल इज द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, देयर विल बी द एडिशनल क्वेश्चन. अगर कोविड-19 का सिर्फ कंट्रोल ही ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर एक नए क्वेश्चन का उदय होता है. क्या? कि एक्सपर्ट मस्ट डिटरमाइन द एज ग्रुप टू कवर्ड फॉर डिसीज कंट्रोल. तो यहाँ पर एक्सपर्ट को ये डिटरमाइन करना चाहिए किस एज ग्रुप को वो कवर करने वाले हैं. वेयर विल वैक्सीनेशन बी कंडक्टेड? कहाँ से वैक्सीनेशन कंडक्टेड होगा? इफ एट फिक्स्ड स्टेशन विल दे बी हेल्थ केयर क्लिनिक और एल्सवेयर? तो यहाँ पर क्या होगा कि हेल्थ केयर क्लिनिक होगा या कोई अलग स्टेशन से उस सब चीज़ की शुरुआत की जाएगी वैक्सीनेशंस की. और बिल वैक्सीनेशन भी विद और विदाउट यूज़र फी? ये यूज़र फी के साथ होगा कि विदाउट यूज़र फी के साथ होगा? इन केस ऑफ एनी एडवर्स रिएक्शन हाउ एंड वेयर विल दे बी डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड? और अगर इन सब चीज़ों में होगा तो कहाँ इसे डायग्नोस किया जाएगा और कहाँ ये लगाई जाएंगी? इंडिया डज नॉट प्रैक्टिसाइज पब्लिक हेल्थ सर्विलांस, और इंडिया ने मतलब प्रैक्टिसाइज नहीं किया है किसको? पब्लिक हेल्थ सर्विलांस को. हाउ देन कैन इंडिया मॉनिटर द कंट्रोल ट्रेजेक्ट्री ऑफ कोविड-19 ओवर टाइम? तो यहाँ पर फिर इंडिया अगर ने कैसे ये मैनेज करेगा कि उसने इतना लिमिटेशंस या इतनी डिसीज कंट्रोल कर लिया है? द कोविड-19 कंट्रोल प्लान ऑफ एक्शन कैन बी न्यूक्लियस फॉर बिल्डिंग अ मच नीडेड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. जो कोविड-19 का कंट्रोल प्लान है और एक्शन है वो कैन बी न्यूक्लियस फॉर बिल्डिंग अ मच नीडेड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. तो वो बहुत ही एक शुरुआती उसमें होगा कि वो एक बहुत ही ज़रूरतमंद एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे कि इन सब चीज़ों की जो आज समस्याएं हैं वो एक इनकी सप्लाई चेन ऐसी व्यवस्थित बनाए कि चीज़ें ईजीली रन हो पाए. द वैक्सीनेशन स्टेशन शुड बी स्टाफ्ड विथ ट्रेंड पर्सनल एंड सुपरवाइज्ड बाय द मेडिकल डॉक्टर्स. जो वैक्सीनेशन स्टेशन है या जहाँ पर भी वैक्सीन लगाई जाएगी वहाँ पे स्किल्ड डॉक्टर ही आए या स्किल्ड नर्स या स्टाफ जो भी है वो स्किल्ड रहे. द साइट मस्ट हैव वेटिंग एरिया एंड पोस्ट वैक्सीनेशन स्टेइंग एरिया टू मैनेज एनी अनटूवर्ड रिएक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर. तो यहाँ पर दोनों ही चीज़, वेटिंग एरिया भी होना चाहिए और बाद का सिटिंग एरिया कि हो सकता है 1 घंटे में कुछ वैक्सीन के कुछ असर होने लगे, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए. अ कंप्यूटराइज्ड मास्टर लिस्ट with detail and mobile number or all vaccinated subject need to be maintained for purpose of post vaccination follow document rare side effect. तो इन सब चीज़ों को भी जो व्यवस्था है, कोई साइड इफेक्ट हो रहा है या क्या हो रहा है तो उनको प्रॉपर फॉलो करने के लिए भी चीज़ें वहाँ पर व्यवस्था हो उस स्टेशन पे. डेटा मैनेजमेंट हैज़ टू बी मिटिक्यूअसली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड, क्योंकि जो डेटा है उनको कलेक्ट करने के लिए आपको प्रॉपर प्लान और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर चीज़ों की व्यवस्थित होना चाहिए. The central and state government in general and health department in particular have
मेमथ टास्क अहेड ऑफ देम। तो यहाँ पर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात, ये बहुत बड़ा टास्क है, मेमथ मतलब बड़ा टास्क है उनके सामने। इट इज़ अ बिग चैलेंज टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ सिटीजन। ये बहुत बड़ी चुनौती है किस चीज़ को, लोगों की जान और माल की रक्षा के लिए। एंड ऑल्सो द ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू एलिमिनेट नोवल कोरोना वायरस फ्रॉम इंडिया। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि हम एलिमिनेट कर पाएँ नोवल कोरोना वायरस को इंडिया के साथ, सेटिंग एन एग्जाम्पल टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इससे हम क्या कर पाएँ कि एक एग्जाम्पल स्थापित कर पाएँ बचे हुए वर्ल्ड के लिए, विथ विल एंड विजडम। जो हमारी शक्ति है और जो हमारी बुद्धिमत्ता है उसके साथ हम कर सकते हैं, करना चाहिए अकम्प्लिश दिस, और इसको हम पूरा करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर